ये यूनिवर्स मर रहा है। और ये मैं इस तरीके से नहीं कह रहा हूं कि हाँ कभी फ्यूचर में मरेगा, अभी बहुत करोड़ों हजारों साल हैं उसके बाद मरेगा। नहीं, ये कोई मेटाफर भी नहीं है कि मैं कह कुछ और रहा हूं लेकिन इसका मतलब कुछ और है। यूनिवर्स मर रहा है, बहुत फिलोसफिकल है। यूनिवर्स इज एक्चुअली डाइंग, वो भी इसी मोमेंट पे। जो ये टाइम निकल रहा है, जो ये सेकंड्स पास हो रहे हैं, ये यूनिवर्स थोड़ा सा और मरता जा रहा है। और भूलो मत कि तुम भी इसी यूनिवर्स का पार्ट हो, तो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे थॉट्स, जितनी भी चीजों से तुम बने हो, वो सारी चीजें मर रही हैं। आई नो इट्स वेरी ड्रामेटिक बट आई एम बीइंग लिटरल। अगर मैं साइंटिफिकली बोलूं तो इस चीज को एक्सप्लेन किया है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। और एक बार तुम इस लॉ को समझ गए तो तुम ये भी समझ जाओगे कि तुम्हारा जो कमरा है वो इतना ज्यादा अचानक से मैसी क्यों हो जाता है। जो रिलेशनशिप्स हैं, जो दुनिया में लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, वो दो लोग अलग अलग क्यों हो जाते हैं। तुम्हारे बॉडी की एज भी बढ़ रही है और तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी चीजों को ऑर्डर में ले आओ, कितनी भी चीजें बना लो, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद वो चीजें बिखरी जाती हैं, वो चीजें खराब ही हो जाती हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली तुम्हें ये चीज समझ में आएगी कि अपनी जिंदगी में मीनिंग ढूंढना इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों होता है। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एंट्रोपी। एंड एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस और क्योस। चीजें जितनी ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, उतनी ही हाईएस्ट उसकी एंट्रोपी है। चलो अपने कमरे के बारे में सोचो। तुम्हारा कमरा मान लो कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है। तुम्हारे बेड पे प्रॉपर बेडशीट बिछी हुई है। तुम्हारे कमरे में जो किताबें हैं वो प्रॉपर बुक शेल्फ पे रखी हुई हैं। सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। इस सिचुएशन में जो ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जो एंट्रोपी है वो बहुत ज्यादा कम है। अब तुम क्या करो, अपने कमरे को वैसा ही छोड़ दो। मतलब चीजों को ऑर्गेनाइज मत करो, जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन अपने कमरे को छेड़ो मत। ऐसा करने से क्या होगा, तुम्हारा कमरा वापस से टाइम के साथ मेसी हो जाएगा। तुम्हारे जो कपड़े हैं वो जमीन पे बिखरे हुए होंगे। तुम्हारे कमरे में डस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगी। तुम्हारे कमरे में किताबें इधर उधर पड़ी रहेंगी। इससे क्या हुआ, जो ऑर्डर है वो डिसऑर्डर में बदल गया। एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये वाली जो चीज है ये सिर्फ तुम्हारे कमरे के साथ नहीं होती है, बल्कि ये दुनिया में हर चीज के साथ होती है। मान लो तुमने एक नया फोन लिया। स्टार्टिंग में वो फोन बहुत ब्रांड न्यू है, सारे एप्स मक्खन की तरह चल रहे हैं, स्क्रीन मस्त ग्लाइड कर रही है, हर चीज सही है, बैटरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। बट टाइम के साथ क्या हुआ, तुम्हारा फोन पुराना दिखने लगा, तुम्हारा फोन थोड़ा बहुत लैग करने लग गया, ऐप सही से खुल नहीं रहे हैं, बैटरी हेल्थ खराब होते जा रही है। एंड इसी चीज को कहते हैं एंट्रोपी। योर फोन इज बिकमिंग मोर डिसऑर्डर्ड। एंड यही सेम चीज तुम्हारी बॉडी के साथ भी होती है। व्हेन यू आर यंग, योर सेल्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, एवरीथिंग वर्क्स स्मूथली, यू हील फास्ट, यू हैव एनर्जी। पर जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है, तुम्हारे सेल्स और भी ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। तुम्हारा डीएनए डैमेज होने लग जाता है। तुम्हारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो और भी ज्यादा कम एफिशिएंट हो जाते हैं। एंड ये भी चीज एंट्रोपी ही है। तुम्हारी बॉडी और भी ज्यादा क्योटिक होती जा रही है। एंड पता है हैरान कर देने वाली क्या बात है, ये चीज बैड लक नहीं है, ये चीज बहुत ज्यादा रैंडम नहीं है। क्योंकि फिजिक्स का एक लॉ है जो कहता है कि चीजों का ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाना होना ही है। मतलब इस चीज को कोई रोक नहीं सकता है। और इस लॉ का नाम है द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट सेज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। और इस यूनिवर्स के हर प्रोसेस को इस लॉ को फॉलो करना ही पड़ता है। दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स मोर रैंडमनेस, मोर क्योस, मोर डिसऑर्डर। एंड इस चीज को कभी रिवर्स नहीं की जा सकती है। अगर तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, क्या तुम अपनी उम्र को वापस से घटा सकते हो? अगर कोई गिलास जमीन पे टूट के गिर गया है तो तुम क्या उसके पीसेस को वापस से जोड़ सकते हो जैसे वो स्टार्टिंग में था? अगर कोई लकड़ी जल के राख हो गई है तो क्या उस राख को तुम किसी भी तरह से वापस लकड़ी बना सकते हो? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि एक बार एंट्रोपी जब बढ़ जाती है तब वो हमेशा बढ़ी ही रहती है। अगर ये चीज अभी भी तुम्हें सेंस नहीं बना रही है तो मैं तुम्हें कुछ और बेटर एग्जांपल्स देता हूं जिससे तुम और भी ज्यादा चीजों को लेकर सेंस बना पाओगे। तुम क्या करो, आइस क्यूब्स लो और गर्म पानी के ग्लास में डाल दो। उन आइस क्यूब्स के साथ क्या होगा, पहले वो आइस क्यूब्स बहुत ज्यादा सॉलिड हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड हैं, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड द एंट्रोपी इज वेरी लो। अब देखो, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा गर्म है इसलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाएंगे, कूदने लग जाएंगे। इससे जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा लेस ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। एंड यहाँ पर एंट्रोपी मीडियम है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो आइस क्यूब्स हैं वो मेल्ट होने लग जाएंगे। जो मॉलिक्यूल्स एकदम एक दूसरे के साथ लॉक्ड थे, एकदम टाइटली पैक्ड थे, वो सारे फ्री हो जाएंगे। एंड वो मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे। एंड इवेंचुअली तुम्हारे पास एक ठंडे पानी का ग्लास होगा। यहाँ पर एंट्रोपी बहुत ज्यादा हाई है, चीजें बहुत ही ज्यादा डिसऑर्डर्ड है। एंड द की पॉइंट इज कि ये प्रोसेस एकदम इरिवर्सिबल है। तुम इस चीज का वेट नहीं कर सकते हो कि वो जो पानी है वो अपने आप आइस क्यूब्स बन जाएंगे। पर क्यों, वो जो पानी है वो अपने आप आइस क्यूब्स क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि उससे जो एंट्रोपी है वो बहुत ज्यादा घट जाएगी। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता ही नहीं है कि एंट्रोपी कभी घटेगी, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही रहती है। एक और एग्जांपल, मान लो तुम्हारे पास कांच की ग्लास है और वो तुम्हारे हाथ से छूटकर जमीन पे गिर जाती है। गिरने के बाद क्या होगा, वो जो ग्लास है वो टूटकर चकनाचूर हो जाएगा और वो पीसेस अलग अलग जगह पे फैल जाएंगे। उस ग्लास के टूटने से पहले वो जो ग्लास था वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड था, जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड थे। पर जैसे ही वो टूटा, जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो गया, एंट्रोपी बहुत ही ज्यादा हाई हो
गई, चीजें ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ चली गई। एंड ऑब्वियसली तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो जो कांच के टुकड़े हैं तुम उन टुकड़ों को साथ में रखोगे और वो अपने आप फ्यूज होकर एक दूसरे में वापस एक ग्लास बन जाएंगे। द बॉन्ड्स आर ब्रोकन, द स्ट्रक्चर इज गॉन, एंट्रोपी हैज इंक्रीज्ड एंड इट इज परमानेंट। और ये चीज हर जगह हर वक्त हो रही है। किसी कार में जंग लग जाना, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाना, एक रिलेशनशिप में दो लोगों का ब्रेकअप हो जाना, तुम्हारी मेमोरीज का फेड हो जाना। अगर तुम इन चीजों को मेंटेन नहीं करते हो तो ये सारी चीजें अपने आप क्योस की तरफ जाने लग जाती हैं, क्योंकि उस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। एंड यही तो हो रहा है, तुम्हारी बॉडी हर वक्त लड़ रही है ताकि तुम ऑर्डर्ड वे में रह पाओ, तुम क्योस की तरफ ना जाओ। सोच कर देखो, यू आर एन आइलैंड ऑफ ऑर्डर इन अ ओशन ऑफ क्योस। योर बॉडी इज अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। तुम्हारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो कि प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही हैं। योर डीएनए रेप्लिकेट्स इटसेल्फ विद इनक्रेडिबल प्रिसीजन। तुम्हारे ऑर्गन्स कॉन्स्टेंटली कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किए जा रहा है। द एंट्रोपी इज रियली वेरी लो, और ये चीज बहुत ही ज्यादा रेयर भी है। और अगर तुम्हारी बॉडी ये सब करना छोड़ दे तो जो एंट्रोपी है वो तुम्हारी बॉडी पे हावी होने लग जाएगा। तुम्हारे सेल्स टूटने लग जाएंगे, ऑर्गन्स फेल होने लग जाएंगे, तुम्हारी बॉडी डीके होने लग जाएगी। एंड दिस इज व्हाट डेथ इज। डेथ इज व्हेन योर बॉडी स्टॉप्स फाइटिंग एंट्रोपी। एंड दिस इज द फेट ऑफ एवरीथिंग। सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ नहीं, बल्कि इस यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीजें हैं उन सारी चीजों को मैक्सिमम एंट्रोपी की तरफ जाना है। चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि कॉस्मिक लेवल पे ये चीज कैसी दिखती है। राइट नाउ द यूनिवर्स इज अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। स्टार्स आर शाइनिंग, गैलेक्सीज आर स्पिनिंग, प्लैनेट्स आर फॉर्मिंग। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्डर है, एंट्रोपी बहुत ज्यादा कम है। पर क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज हमेशा ऐसी ही रहने वाली है? बिल्कुल नहीं। आज से 100 बिलियन साल बाद जो स्टार्स हैं वो बर्न आउट हो जाएंगे। स्टार्स को पावर कहां से मिलती है? न्यूक्लियर फ्यूजन से। दे आर कन्वर्टिंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम, और इससे एनर्जी रिलीज होती है। बट इवेंचुअली ये सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तब वो स्टार्स मर जाएंगे। बिग स्टार्स एक्सप्लोड एज सुपरनोवास, लीविंग बिहाइंड न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स। एंड इवेंचुअली ये सारी चीजें भी कूल डाउन हो जाएंगी। आज से 1 ट्रिलियन साल बाद स्टार्स कंप्लीटली बनना ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि इस यूनिवर्स में इतना ज्यादा गैस बचेगा ही नहीं कि वो नए स्टार्स को फॉर्म कर पाए। ये पूरा यूनिवर्स अंधेरे से भर जाएगा। देयर विल बी नो लाइट, नो स्टार्स, नो हीट, जस्ट कोल्ड डेड स्टेलर रेमिनेंट्स ड्रिफ्टिंग थ्रू स्पेस। और 100 ट्रिलियन साल बाद ये जो डेड स्टार्स हैं ये भी फेड होने लग जाएंगे। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट से अलग हो जाएंगे। हर चीज एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी। धीरे धीरे एक टाइम बाद वो जो ब्लैक होल्स हैं वो भी कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाएंगे। 10 टू द पावर 100 साल बाद ये जो यूनिवर्स है वो हीट डेथ में बदल जाएगा। सारी चीजें एक ही टेम्परेचर पे आ जाएंगी, जस्ट अबव एब्सोल्यूट जीरो। हमारे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, कोई ग्रेडियंट्स नहीं रहेंगे, कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। सिर्फ पार्टिकल्स जो एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहेंगे। और आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि चीजों का होने के लिए डिफरेंसेस का होना जरूरी है। एनर्जी का हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो होना जरूरी है। और जब सारी चीजें एक ही टेम्परेचर पे आ जाएंगी तो एनर्जी फ्लो कैसे करेगी? द यूनिवर्स विल बिकम अ फ्रोजन लाइफलेस वॉइड। एंट्रोपी अपने मैक्सिमम पे होगी। एवरीथिंग विल बिकम कंप्लीट डिसऑर्डर, और हर चीज खत्म हो जाएगी। एंड हियर्स द थिंग, ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है। दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल वी हैव, गिवन दैट वी नो अबाउट द लॉज ऑफ फिजिक्स, स्पेसिफिकली द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट दिस इज वेयर आवर यूनिवर्स इज हेडिंग। एंड इस चीज को किसी भी कीमत पे रोका नहीं जा सकता। चलो अब थोड़ी सी फिलोसफी की बात करते हैं। तुम्हें पता है ये एंट्रोपी वाली जो सिचुएशन है, इस चीज ने फिलोसफी को भी अच्छे से हिला के रखा हुआ है। सोच कर देखो, अगर ये यूनिवर्स मर रहा है, नॉट जस्ट योर बॉडी, नॉट जस्ट सन, नॉट जस्ट अर्थ, द होल यूनिवर्स इज डाइंग, तो एक सवाल है, और इस सवाल से बहुत सारे फिलोसोफर्स 150 साल से निपट रहे हैं। सवाल यह है कि अगर हर चीज का खत्म हो जाना निश्चित है तो किसी भी चीज का पॉइंट क्या है? हम कुछ भी क्यों करें? क्यों हम अपना करियर बनाएं? क्यों हम किसी से प्यार करें? क्यों हम किसी की मदद करें? इफ इट ऑल एंड्स इन नथिंग, तो क्या ये सारी चीजें मीनिंगलेस नहीं है? क्योंकि अगर तुम लॉजिक के साथ जाओगे तो इसका जो जवाब है वो थोड़ा सा डार्क है। देखो, तुम कुछ भी करो वो कॉस्मिकली मैटर नहीं करती है। इस यूनिवर्स को तुमसे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे अचीवमेंट से फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ कुछ एटम्स हो जो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है ताकि वो एंट्रोपी से लड़ सके। और चलो किसी भी तरीके से तुमने इस दुनिया पे, इस धरती पे कोई इंपैक्ट छोड़ दिया, तुमने बहुत मेहनत करी, तुम फेमस हो गए, तुमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया जिसे लोग हजारों सालों तक याद रख सकते हैं। लेकिन उससे भी क्या ही होगा? ये सूरज मर जाएगा, अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करना बंद कर देगी, एंड तुमने जो इंपैक्ट छोड़ा था, जो निशानी अपनी बनाई थी, वो सारी मिट जाएगी। और चलो मान लेते हैं कि ह्यूमैनिटी भी सर्वाइव कर जाती है, वो स्पेसशिप का इस्तेमाल करके किसी और गैलेक्सी में रहने के लिए चले जाते हैं, उससे भी क्या ही होगा? एक समय बाद ये सारे स्टार्स मर जाएंगे, दिस यूनिवर्स विल गो डार्क, और हमने जितना भी कुछ किया था वो सारी चीजों को लोग भूल जाएंगे। और इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? एंट्रोपी। तो कुछ भी करने का क्या ही पॉइंट है, क्या ही मतलब है? एंड इस सवाल ने कई सारे रिलीजन्स को भी पूरी तरह से हिला के रख दिया, क्योंकि अगर
अगर भगवान सच में है तो उसने एक ऐसा यूनिवर्स क्यों बनाया जो एट द एंड मर ही जाएगा? क्यों नहीं उसने एक ऐसा यूनिवर्स बनाया जिसका कभी कोई अंत ही नहीं हो सकता? क्या भगवान ने इतना सुंदर यूनिवर्स, इतनी सुंदर चीजें बनाई सिर्फ उस यूनिवर्स को मरता हुआ देखने के लिए? एंड फिलोसोफर्स को इस दिल दहला देने वाली रियलिटी का सामना करना पड़ा और ये रियलाइजेशन नाइलिज्म को जन्म देता है। नाइलिज्म एक ऐसी फिलोसफी जो कहती है कि किसी भी चीज का कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी चीज का कोई मीनिंग नहीं है, ऑब्जेक्टिवली भी नहीं, कॉस्मिकली भी नहीं। लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, तुम्हारे चॉइसेस मैटर नहीं करते, तुम्हारी जो सफरिंग्स है वो पॉइंटलेस है, इस यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे और तुम इस चीज को चेंज भी नहीं कर सकते। एंड अगर मैं सच बोलूं तो अगर तुम साइंस को फॉलो करते हो तो नाइलिज्म सही है, क्योंकि एंट्रोपी इस चीज को प्रूव भी करती है। तुम पैदा होते हो, तुम स्ट्रगल करते हो, फिर तुम मर जाते हो और फिर एंट्रोपी की जीत हो जाती है। और कुछ लोग इसी चीज को सुनने के बाद रुक जाते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ यही तो रियलिटी है, नाइलिज्म ही तो सच है। जब कोई भी चीज मैटर करती ही नहीं है तो मैं ट्राई क्यों करूं? और मैं समझ सकता हूं अगर तुम अपनी लाइफ में ऑब्जेक्टिव को ढूंढ रहे हो, कॉस्मिक मीनिंग को ढूंढ रहे हो, तो तुम्हें वो नहीं मिलने वाला। मैं तुम्हें दो फिलोसोफर्स के बारे में बताता हूं जिन्होंने इस क्राइसिस को लेकर अपने ओपिनियंस दिए, अपना रिस्पॉन्स दिया। जीन पॉल सार्त्रे एंड एल्बर्ट कैम्यूस। माफ करना अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूं। सार्त्रे ने नाइलिज्म को देखा और कहा कि ठीक है, इस यूनिवर्स का कोई मीनिंग नहीं है, मैं मानता हूं, पर इसका मतलब ये भी है कि हम लोग फ्री हैं अपनी खुद की मीनिंग को बनाने के लिए, और इसे कहा जाता है एग्जिस्टेंशियलिज्म। सार्त्रे's आइडिया वाज एक्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। इसका मतलब ये है कि अगर तुम पैदा हुए हो विदाउट एनी प्री डिटरमाइंड पर्पस, जैसे कि एक चेयर को क्यों बनाया जाता है ताकि लोग उस पे बैठ सके, तुम्हें कोई फिक्स्ड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए नहीं बनाया गया है, तुम बस एग्जिस्ट कर रहे हो। एंड आई नो दैट्स टेरिफाइंग, पर ये चीज लिबरेटिंग भी है, क्योंकि अगर तुम्हारा कोई पर्पस ही नहीं है तो तुम्हारे पास इस चीज की पूरी खुली छूट है कि तुम डिसाइड करो कि तुम्हारा पर्पस क्या होगा। अपने एक्शंस का इस्तेमाल करो, अपनी चॉइसेस का इस्तेमाल करो और अपनी मीनिंग को खुद बनाओ। यू आर फ्री टू डिफाइन योरसेल्फ, यू आर फ्री टू मेक योर लाइफ मीनिंगफुल। सार्त्रे सेड मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। कंडेम्ड क्यों? क्योंकि तुम इस फ्री होने की रियलिटी से बच नहीं सकते हो, तुम्हें कुछ ना कुछ चूज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम कुछ भी चूज नहीं कर रहे हो तो वो भी एक चॉइस ही है, और तुम क्या चुनते हो ये डिफाइन करता है कि तुम क्या हो। सुनने में ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल साउंड करता है ना, लाइक मैं फ्री हूँ, मैं अपनी मीनिंग्स को खुद बना सकता हूँ, मेरे को कोई कुछ कह नहीं सकता। पर फिर आते हैं एल्बर्ट कैम्यूस महाशय और ये कहते हैं कि ये आइडिया कंप्लीट बुलशिट है। कैम्यूस सार्त्रे के एग्जिस्टेंशियलिज्म को देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम ये है कि सार्त्रे आपको एक झूठी उम्मीद दे रहा है, क्योंकि सार्त्रे ने कहा कि तुम अपनी मीनिंग को खुद बना सकते हो, पर कैम्यूस कहते हैं कि नहीं, तुम अपनी मीनिंग खुद नहीं बना सकते, क्योंकि मीनिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो बनाई जा सकती है। मीनिंग एक ऐसी चीज है जो या तो एग्जिस्ट करती है या तो एग्जिस्ट नहीं करती है, और इस मीनिंगलेस यूनिवर्स में कितने भी अमाउंट की विल पावर, कितने भी अमाउंट का एक्शन किसी भी मीनिंग को क्रिएट नहीं कर सकता। यू कैन नॉट विल समथिंग इनटू बीइंग ट्रू। जस्ट बिकॉज यू डिसाइड योर लाइफ हैज मीनिंग डज नॉट मीन योर लाइफ एक्चुअली हैज अ मीनिंग। एंड कैम्यूस कॉल दिस फिलोसॉफिकल सुसाइड। उन्होंने कहा कि सार्त्रे एक फिलोसॉफिकल सुसाइड कमिट कर रहा है। सार्त्रे सच का सामना नहीं करना चाहता, सार्त्रे सच से भाग रहा है और अपनी लाइफ में एक झूठी मीनिंग क्रिएट कर रहा है। कैम्यूस ने कहा लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। दैट्स व्हाई ही प्रपोज्ड अब्सर्डिज्म। अब्सर्डिज्म कहता है कि ये यूनिवर्स मीनिंगलेस है और तुम इसकी कोई मीनिंग बना भी नहीं सकते, और ये एक फैक्ट है और तुम इस चीज से भाग नहीं सकते। तो तुम क्या कर सकते हो? यू कैन रेबेल, यू कैन गो अगेंस्ट दिस फैक्ट। तुम इस मीनिंगलेस लाइफ को एक्सेप्ट करो और खुल के जियो। कैम्यूस ने सिसिफस का इस्तेमाल किया इस चीज को और समझाने के लिए। ग्रीक माइथोलॉजी में सिसिफस को भगवानों से ये सजा मिलती है कि तुम्हें एक पत्थर को बार बार पहाड़ के ऊपर ले जाना पड़ेगा, लेकिन जब तुम ऊपर पहुंचोगे तब वो पत्थर वापस से नीचे आ जाएगा और तुम्हें फिर से उस पत्थर को बार बार ऊपर ले जाना पड़ेगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। द टास्क इज एंडलेस, मीनिंगलेस। इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता, इसमें कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। एंड दिस इज द परफेक्ट इमेज ऑफ अब्सर्डिटी। कैम्यूस कहते हैं कि इमेजिन करो सिसिफस हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, खुश है। इमेजिन करो सिसिफस ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो जो कर रहा है इस चीज का कोई मीनिंग नहीं है, पर वो ये चीज फिर भी कर रहा है, नॉट बिकॉज की इस चीज का कोई पॉइंट है, पर क्योंकि उसने ये करना चूज किया। एंड दैट इज द रिबेलियन। सिसिफस ऐसा प्रिटेंड नहीं कर रहा है कि लाइफ का कोई मीनिंग है। इवन वो अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए लाइफ का कोई फेक मीनिंग भी क्रिएट नहीं कर रहा है। वो बस अपना काम कर रहा है, उसे बस उस पत्थर को ऊपर ले जाना है और बार बार ले जाना है, और वो ये काम पूरे अवेयरनेस के साथ कर रहा है, और यही है अब्सर्डिज्म। एंड अकॉर्डिंग टू कैम्यूस यही एक सही तरीका है जिंदगी को जीने का। एवरीथिंग यू बिल्ड विल फॉल अपार्ट, एवरीथिंग यू क्रिएट विल बिकम chaos, एवरीवन यू लव विल इवेंचुअली डाई। और ये चीज डिप्रेसिंग नहीं है बल्कि ये चीज लिबरेटिंग है, क्योंकि अगर कोई भी चीज हमेशा रहेगी ही नहीं इसका मतलब कि तुम फ्री हो। देयर इज नो कॉस्मिक स्कोर बोर्ड दैट इज जजिंग योर चॉइसेस, और अगर तुम फेल हो गए तो इस चीज की कोई एटर्नल पनिशमेंट नहीं है। जिंदगी को जीने का कोई भी सही तरीका नहीं है, लेकिन बस एक ही चीज है, वो हो तुम, हु इज मेकिंग चॉइसेस इन एन इनडिफरेंट यूनिवर्स, एंड दैट इज वेयर रियल मीनिंग कम्स फ्रॉम। सोच कर देखो, तुम्हें किसी से प्यार क्यों करना चाहिए? इसलिए नहीं क्योंकि ये यूनिवर्स ऐसा करने को कहता है, और इसलिए भी नहीं क्योंकि ऐसा करना कोई कॉस्मिक पर्पस है, पर इसलिए क्योंकि तुमने ये करना चूज किया। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो मेरे को जरूर से कमेंट में बताना, और अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट में वी आर फ्री लिखना मत भूलना। बाकी इंस्टाग्राम पे भी मैं ऐसे ही कुछ अमेजिंग फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पे बात करता रहता हूँ, तो वहां पे मेरे को चेकआउट करना मत भूलना। बाकी अगर ये वीडियो तुम्हें जरा सी भी पसंद
पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। बाय।